हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का PYQ है, आदिकाल का थर्ड पार्ट है। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 170 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 171वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे सही हो जाएगा। सही अनुक्रम क्या है? तो सरहप्पा है, पुष्पदंत है, अद्दमाड़ या हेमचंद, या हेमचंद सरहप्पा पुष्पदंत अद्दमाड़ है, या फिर पुष्पदंत सरहप्पा हेमचंद अद्दमाड़ है, या सरहप्पा हेमचंद अद्दमाड़ पुष्पदंत है। तो हम आइए पहले एक का देखते हैं। सरहप्पा 769 ईस्वी के हैं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं, अद्दमाड़ 12वीं शताब्दी के हैं और हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के हैं। तो हमारा जो पहला वाले ही आंसर सही हो जाएगा। 769 ईस्वी में सरहप्पा है, पुष्पदंत 10वीं और अद्दमाड़ 12वां और हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के हैं। तो हमारा ए वाला आंसर सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंद्रिय का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़, छाछ का जति, मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए, इंद्रिय दमन करने वाला हो, या कूट भाषा बोलने वाला हो, या महासुखवादी हो। तो जो सच्चा साधक है वो कौन सा होना चाहिए? संयमी होना चाहिए और इंद्रिय दमन करने वाला होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, माने डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। तो यह विचार किसका है? मुनिजन विजय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या धीरेन्द्र वर्मा का है? तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जो विचार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, माने हमारा बी वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा नहीं हैं? आदि पुराण, डय कुमार चरियु, जसहर चरियु और उत्तर पुराण। तो डय कुमार चरियु और जसहर चरियु ये पुष्पदंत का है, लेकिन एक आदि पुराण और उत्तर पुराण नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए और डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इश्क भरा है देख ले, और जगत से दूर एक अचंभा, हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियाँ किससे अभिप्राय हैं? सन्यासी से है, कुआं से है, या खंडहर से, या प्रेमी का हृदय से है? तो इश्क से भरा है देख ले, जगत से दूर एक अचंभा, हमने देखा देहरी का नासूर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इस पहली का आंसर कुआं होगा। क्या होगा? कुआं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट से। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि का है? माने सखी पी को जो ना मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि का है? तो हमारा क्वेश्चन आंसर है विद्यापति का है, नरपति नाल का है, या फिर अमीर खुसरो का है, या भट्ट केदार का है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक की पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या नामवर सिंह का है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें मिलान करना है रचनाएं और रचनाकार का। अब आते हैं प्रकृत प्रकाश किसका है? तो प्रकृत प्रकाश हमारा किसका है? वरुचि का है। श्रावकाचार देवसेन का है, श्रावकाचार देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि
मेरु जैनाचार मेरुतंग का है। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। तो हमारा जो ए का दूसरा बी का पहला देखते हैं किसमें है। ए का क्या हो जाएगा दूसरा और बी का पहला। ए का दूसरा बी का पहला और सी का चिंतामणि तीसरा हो जाएगा और पांचवा डी का पांचवा कुमार पाल प्रतिबोध। तो ये क्या हो जाएगा सोमप्रभ सूरी का है। तो ये हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हमारा ए आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो हैं, परमाल रासो हैं, खुमान रासो हैं, पृथ्वीराज रासो हैं। तो ये किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल्ह की कौन से ग्रंथ है? तो बीसलदेव रासो है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाल रासो जगनिक का है। किसका है? जगनिक का। जगनिक कवि हैं इनके। खुमान रासो दलपति विजय का है। खुमान रासो दलपति विजय का है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश या चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा या उलटबासियाँ, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये जो पहला वाला है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये हमारा विशेषता नहीं है। बल्कि चित्त की शुद्धि और सदाचार में आस्था ये है, गुरु की महिमा है, ना साहित्य में उलटबासियों का प्रयोग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, या फिर लोक और वेद की रूढ़वादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व को साक्षात्कार किया। सद्गुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, यहाँ पे पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथ, मैंने लोक और वेद का अनुसरण करने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे, और आगे थे सदगुरु मिला। जो आगे हमें कौन मिला? सदगुरु मिल गए। दीपक दिया हाथी, वो दीपक रूपी ज्ञान को, हमारे प्रकाश को हमें दे दिए। तो इसमें हम इसका जो आंसर है पहला हो जाएगा, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। जब मैं सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो ये हमारा ए और सी वाला सही है। तो ए और सी का कौन सा है? बी वाला आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरप्पा हैं, सबरप्पा हैं, लुइप्पा, यहाँ पे होंगे लुइप्पा हैं या फिर कहप्पा हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक सहप्पा हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रहमान हैं, लक्ष्मीधर हैं या हेमचंद्र हैं। तो संदेश रासक के रचयिता जो हैं वो अब्दुल रहमान है। हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। हमारा आंसर हुआ संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो हमारा जो आंसर क्या होगा? जो संपादित हो रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनकी जो कीर्ति पताका है वो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ की है, या फिर मत्स्येंद्र नाथ की है, गोरखनाथ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये आत्मबोध की रचना किसकी है? यह गोरखनाथ की है, यह गोरखनाथ की है। आंसर गोरखनाथ है। अब आते हैं माधो हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस कवि का है? माधो हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की है, विद्यापति की है, सूरदास की है, या रसखान की है? माधो हम परिणाम, तो ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? राहुल संस्कृत्या ने किया था, सूर्यकांत शास्त्री ने किया था, प्रबोध चंद्र बागीच ने किया था, या हरप्रसाद शास्त्री ने किया था? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा क्या जाता है? क्या कहा जाता है? जो सिद्धों की भाषा थी वह प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है, अवहट कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, या संधा भाषा कहा जाता है? तो इनकी भाषा, सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? माने उनका वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो किसका है? खुमार रासो का है, बीसलदेव रासो का है, या पृथ्वीराज रासो का है, परमाल रासो का है? तो ये है बीसलदेव रासो। इसका आंसर हो जाएंगे बीसलदेव रासो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आल्हा खंड का दूसरा नाम है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है, बीसलदेव रासो है, खुमार रासो है, या हमीर रासो है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाल रासो का काव्य कृति के कवि कौन है? तो परमाल रासो के काव्य कृति के कवि कौन है? नरसिंह भट्ट हैं, जगनीक हैं, हेमचंद्र, या सारंगधर हैं? तो परमाल रासो के कवि हैं जगनीक। कौन है? जगनीक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालित माल हरिन बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरिन बनायो सुरसरी कीजो की दो भाल। तो इस दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम है, रसलीन है, रसखान है, या फिर राम सहाय हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे रहीम दास। इसके आंसर कौन हो जाएंगे? रहीम दास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है? सरहपात को, स्वयंभू को, या फिर राजा मुंज को, या पुष्पदंत को? तो ये राजा मुंज को इन प्रथम कवि स्वीकारे हैं। कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है लेखक और रचनाओं को। यहाँ पे आते हैं। आपको जो जैसे जो लेखक और रचना याद हो उसको पहले मिला लीजिएगा। किसे? जैसे हम यहाँ पे जैसे नरपतिनाल को बीसलदेव रासो है, नरपतिनाल बीसलदेव। शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली। आशुग कवि कौन हो जाएंगे? चंदनवाला रास। और आपका विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का पहला, बी का तीसरा। ए का पहला, बी का तीसरा। ए का पहला, बी का तीसरा। और शालिभद्र सूरी का ये दूसरा हो जाएगा। और चौथा आशुक कवि का चौथा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह बी वाला सही है। आंसर क्या सही है? बी वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत का है, विद्यापति का है, अमीर खुसरो का है, या इनमें से किसी का नहीं है? तो ये हालात ए कन्हैया किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की, साखी की, या रासों की, या सूफी की? तो आदिकाल में ग्रंथों की प्रधानता किसकी रही है? तो रासों की रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों और शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में हुआ है, कीर्ति कौमुदी में हुआ है, कीर्ति पताका में हुआ है, या कीर्ति लता में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति लता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया है? श्रृंगारिक है, आख्यान है, गेय है, प्रबंध है, या फिर क्या है? माने बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वह गेय काव्य है, गेय काव्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? भट्ट केदार है, नरपतिनाल है, नल सिंह है, या मधुकर कवि हैं? तो ये इनका जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक का नाम है मधुकर कवि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिलान करना है यहाँ पे। बीसल देव का क्या हो जाएगा? हम बीसल देव का जानते हैं, आप लोग कैसे ठीक से विनर भी नर। बीसल देव का क्या हो जाएगा? नरपतिनाल। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदायी सभी लोग को पता है। परमाल रासो जगनीक हो गए, और खुमार रासो दलपति खुदल। हम इसको क्या, इधर इसका पहला अक्षर और इसका पहला खुदल, ऐसे ट्रिक वाइज जिसको हम लर्न किए थे, आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा। तो हमारा अ का दूसरा और ब का चौथा, देखिए अ का दूसरा, ब का चौथा, और परमाल रासो का अ का दूसरा बी वाला सही है, और ब का चौथा, और परमाल रासो का जगनिक पहला, और खुमार रासो का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? यहाँ पे कड़ा नहीं, कहा होगा। कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, धनपाल है, स्वयंभू है, या सरप्पा है? तो ये भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। कौन है? धनपाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? 10 की थी, 12 की थी, या 16 की थी, या फिर 14 की थी? तो हमारा जो आंसर होगा वो जो कितने ग्रंथ थे? 16 ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंगार काव्य है कौन है? श्रृंगार काव्य बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, जय मयंक जस चंद्रिका है। तो हमारा जो श्रृंगार काव्य है वह बीसल देव रासो है। कौन है? बीसल देव रासो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, रयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु, या पौंचर्यु? तो महापुराण है, रयकुमारचर्यु है, जसहरचर्यु है। जो नहीं है वो पूछा है वो पौंचर्यु। पौंचर्यु किसका है? तो स्वयंभू का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, या जैन साहित्य से है? तो सरहप्पा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा है, राउलवेल है, या फिर प्राकृत पैंगलम है, या वड़ रत्नाकर है? तो जो शिलांकित और गद्यपद चंपू काव्य है तो वो कौन सा है? राउलवेल है। एक शिलांकित और गद्यपद चंपू काव्य है। इसमें नक्सिक का वर्णन भी, हिंदी के नक्सिक का वर्णन भी इसी में मिलता है, राउलवेल में।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसका सन कब, माने इस रचना कब? 1184 में ये रचना प्रकाशित हुई थी, 84 में। और इसमें छंद कितने हैं? तो इसमें छंदों की संख्या जो है, छंद वो 205 हैं। छंद कितने हैं? 205। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो को किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद के नाम से, तोताए हिंद के नाम से, सितारे हिंद के नाम से, सरहिंद के नाम से। तो जो अमीर खुसरो को जाना जाता है वो तूतिए ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतिए ए हिंद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिन दत्त सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, जिन धर्म सूरी हैं, या फिर धनपाल हैं? तो हमने उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम कैसे लर्न किया? तो कोई ट्रिक वाइज, जिन दे उपदेश। तो जिन दे उपदेश, तो जिन दे उपदेश, तो जिन दत्त सूरी होंगे। यहाँ पे जिन दत्त सूरी हैं, इनके लेखक कौन है? जिन दत्त सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा को, पुष्पदंत को, या फिर स्वयंभू को, या फिर हेमचंद्र को? तो निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। इन्होंने क्या, स्वयंभू ने क्या, पौंचर्यू लिखा था। इनकी रचना है पौंचर्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति हैं, भवभूति हैं, नरसिंह मेहता हैं, या फिर रविदास हैं? तो अभिनव जयदेव, इनको विद्यापति को कहा जाता है। और ये किसके, ये पदावली रचना के आधार पर इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका है, चर्यापद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या वर्ण रत्नाकर है? तो जो इनकी व्याकरण ग्रंथ है वह उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो 12वीं शताब्दी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी शताब्दी का है? 12वीं शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? दामोदर पंडित है, कवि आशुक है, रोडा कवि है, मेरुतुंग है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतुंग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेरुतुंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगम वेव पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली अजिम वाहेरित भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो सरहप्पा की है, कहप्पा की है, डोमिप्पा की है, या कुरिप्पा की है? तो ये जो पंक्ति है वह किसकी है? कहप्पा की है, कहप्पा की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियाँ संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधवी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, यह छो धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, या फिर राहुल संस्कृत्यायन का है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है यह कथन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंडलिनी के उद्भूत होने से जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्भूत होने से जो उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, या सिद्धि कहते हैं?
तो इसको क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, नाद। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहा जाता है। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजैन सिद्धों में बराबर चलती रही हैं। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। और नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। इसको कौन मानता है, नाद और बिंदु को? तो ये क्या नाम से, सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में रचनाकारों को सुमेलित करना है। अब आइए देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि आपको किसका जो याद हो तो उसको हम पहले, किस प्रबंध चिंतामणि किसका है, जैनाचार्य मेरुतुंग का है। रणमल छंद किसका है, रण में जाते हैं कौन जाता है, श्रीधर जाते हैं। जयचंद्र प्रकाश किसका है, भट्ट केदार का है। जयचंद्र प्रकाश, प्रकाश कहाँ होता है, जयचंद्र केदार में होता है। और जय मयंक जसचति का मधुकर कवि। मयंक इसमें म आ रहा है और इसमें यहाँ पे म आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको कभी जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका के लेखक में वो गड़बड़ी नहीं होगी, आप आंसर अच्छे से कर लेंगे। तो इसका जो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला और जयचंद्र सी का चौथा और डी का तीसरा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ए वाला सही है। किस में है, ए वाले में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है, आचार्य देवसेन की है। तो जो पुरुष परीक्षा के कवि हैं वह विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है, जो उसे अप्रमाणिक नहीं मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहन लाल विष्णु पांड्या हैं, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा हैं या डॉक्टर बुलर हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनलाल विष्णुला पांड्या। ये इनको अप्रमाणिक नहीं मानने वाले हैं और बाकी सब अप्रमाणिक मानने वाले। रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणिक माने हैं, पहले डॉक्टर बुलर, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर गौरी शंकर चंद्र ओझा। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी मिलान करना है। राउलवेल के लेखक कौन है? तो राउलवेल के लेखक रोडा कवि हैं। कौन है, रोडा कवि है। खुमाड़ रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय हैं। खुदल, ये अभी अभी ट्रिक बताए थे। चंदन वाला रास के लेखक कौन है? तो आशुक कवि हैं। कौन है, आशुक कवि हैं। और योगचर्या किसने लिखा? डोभिमपाले ने लिखा। तो राउलवेल रोडा कवि पहला का चौथा बी में दिखाई दे रहा है, और पहला का चौथा, और खुमाड़ रासो खुदल, और पांचवा बी का पांचवा सही है। चंदन वाला रास पहला आशुक कवि है, और योगचर्या डोभिमपाले, हमारा जो आंसर है वो बी वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है या फिर ब्रज की है? तो जो हमारा कीर्तिलता है वह किसकी, कौन सी भाषा है? तो वह अवहट की भाषा है। अवहट भाषा में इसकी रचना हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो ने की है, अब्दुल रहमान ने की है, कुतुबुन ने की है या फिर मंझन ने की है? तो हमारे जो अवहट में किए हैं तो वो है अब्दुल रहमान ने किए। कौन किया है? अब्दुल रहमान ने किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल और प्रगतिवादी काल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताना है। कौन सा सही कालक्रम होगा?
तो सरहप्पा, सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ या हेमचंद्र। तो सरहप्पा का 769 इसको अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया था 769 ईस्वी में है। और सोमप्रभ सूरी 1184 में है। सोमप्रभ सूरी 1184 में है। और गोरखनाथ का समय जो है वह 845 है, 845 ईस्वी है। और फिर उसके बाद आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का हो जाएगा 1088, 1088 हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, सरहप्पा आते हैं, 769 हैं। फिर उसके बाद 769 के बाद 845 गोरखनाथ आते हैं। सरहप्पा हो गए, गोरखनाथ हो गए। फिर किसका आता है, फिर आते हैं हेमचंद्र, 1088 है और यहाँ पे इनका 1184 है, ये 1184 है। तो पहले हेमचंद्र आएंगे, फिर सोमप्रभ सूरी आएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? यह किस में गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु में? तो आल्हा जो गीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसके ये किस ग्रंथ से है, तो परमाल रासो के हैं, परमाल रासो, परमाल रासो। और इसके कवि जो हैं वो जगनिक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर मिलान आया है। यहाँ पे आप जितना मिलान, जैसे एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं तो इससे आपका जो लेखक और रचनाएं हैं तो उनका भी क्लियरेंस होता जाएगा कि आप क्लियर कर लेंगे। खुमार रासो, खुदल खुमार रासो, दलपति विजय। परमाल रासो, परमाल रासो जगनिका जाएंगे। बीसल देव रासो, बिनर याद रखिएगा, नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो किसके हो जाएंगे, चंद्रवर दाई के। तो हमारा जो पहले का तीसरा, और यहाँ पे पहले का तीसरा ए में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा पहले का तीसरा। और परमाल रासो जगनिक हो जाएंगे पांचवा, और बीसल देव रासो यहाँ पे चौथा हो जाएगा, नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो पहला। तो हमारा आंसर ए वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन रचनाकारों की भाषा संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध का, जैन मुनि का, संत कवि का या फिर रासक परंपरा के कवि का? तो जो संध्या भाषा कहा गया है तो किसका कहा गया है, बौद्ध सिद्धों का भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर मिलान के लिए आया हुआ है, मिलान करते हैं। विजयपाल रासो, चर्या गीत, कीर्तिलता और खुसरो की पहेलियाँ। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। रचनाओं को उनकी काव्य भाषा से सम्मिलित करना है, माने उनकी भाषा क्या थी? तो विजयपाल रासो की भाषा क्या थी, अभ्रंश थी। विजयपाल रासो की भाषा अभ्रंश थी। विजयपाल रासो की भाषा क्या थी, अभ्रंश थी। यहाँ पे अभ्रंश में मिलाएंगे, कहाँ से हो गया है, एक मिनट। अब आते हैं विजयपाल रासो अभ्रंश में मिलाते हैं। और चर्या गीत की रचना संध्या भाषा से है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, विद्यापति के अवहट्ट भाषा से है। तो इसमें अवहट्ट भाषा नहीं दिया है तो हम इसमें किस में लगाएंगे, कीर्तिलता। खुसरो की पहेलियाँ हिंदीवी में हैं, खुसरो की पहेलियाँ हिंदीवी में हैं। यहाँ पे अवहट्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम अवहट्ट लिखते हैं, अवहट्ट में, क्योंकि पदावली जो है वो मैथिली में थी। तो कीर्तिलता अवहट्ट में हो जाएगी। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और कीर्तिलता का चौथा यहाँ पे लगा लेंगे। और
क्या नाम से खुसरो की पहेलियाँ पहला। तो हमारा आंसर जो होगा वह सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी सही है। यहाँ पे आपका सन मैथिली में जो चौथा ये लगा है यहाँ पे औहट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है औहट भाषा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियो सियार, बरस 18 छत्री जीव आगे जीवन को धिक्कार। ये किसका है? खुमार रासो का है, पृथ्वीराज रासो का है, हमीर रासो का है या परमाल रासो का है? तो ये 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमाल रासो का है। किसका है? परमाल रासो का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पिंगल का किया जाता है या फिर बुंदेली का किया जाता है या डिंगल का किया जाता है या फिर प्रकृत का किया जाता है? तो आदिकालीन रचनाओं में वीर रस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे डिंगल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, सरहपाद हैं या फिर स्वयंभू हैं? तो ये जो शब्दानुशासन के लेखक हैं वह हेमचंद्र हैं। यह शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक रहीम का या अमीर खुसरो का या अकबर का? तो ये खालिक बारी जो है वह अमीर खुसरो का रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रेसन ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है या फिर भारतेंदु ने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? यहाँ पे संगत पूछा है, ध्यान रखिएगा। बीसल देव रासो, विनर नरपति नाल खुमार रासो, जगनिक ये गलत है। विजयपाल रासो जनबरदा ये गलत है। परमाल रासो दलपति विजय ये गलत है। तो हमारा बीसल देव रासो नरपति नाल है, सही है। अब आते हैं, ये हो गया खुमार रासो के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? दलपति विजय हो जाएंगे। और विजयपाल रासो के नल्ह सिंह हो जाएंगे। परमाल रासो के तो यहाँ पे जगनिक होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउल वेल किसकी रचना है? तो राउल वेल चंद्रबरदाई की है, दामोदर शर्मा की है, रोडा कवि की है, स्वयंभू की है? तो ये राउल वेल रचना जो है वो रोडा कवि की है। और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। दामोदर शर्मा का क्या के लेखक का माने उनका ग्रंथ कौन सा है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है। और स्वयंभू का तो पौंचर्यु आप लोग जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? अब ये भी देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी ने या पंडित रामनारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। तो ये जो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो वह रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। मुख्य कौन पहले होंगे? भारतेश्वर बाहुबली रास, थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में, इसका सन याद रखिए 1184 में। स्थूलीभद्र रास का 1209 हो जाएगा, 1209। और नेमिनाथ रास 1213 में हुआ था।
1213 में। माने यहाँ पे हम नोट करते हैं भारतेश्वर बाहुबली 1184 और स्थूलीभद्र रास आते हैं 1209 में, 1209 में आते हैं। और नेमिनाथ रास 1213 में आते हैं, 1213 ईस्वी। एक मिनट, ये 1184, 1209 और 1213, इनका क्या है 1213 है। और संगीत रत्नाकर ये 13वीं शताब्दी के हैं, 13वीं शताब्दी के हैं। और ये 1209 स्थूलभद्र रास है, 1184 भारतेश्वर बाहुबली रास है। तो हमारा ए वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौंचर्यू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की है, या फिर स्वयंभू की या चंद्रवर्ध दाई की? तो पौंचर्य में स्वयंभू की रचना है, इसमें राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर सुमेलित करने के लिए यहाँ पे आगे है। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे जो याद हो। पहले तो रोडा कवि किसके हैं? राउलवेल के हैं। रोडा कवि राउलवेल के हैं। नरपति नाल विनर तो बीसल देव रासो हो गए। और फिर उसके बाद आते हैं आपके उक्त व्यक्ति बीसल देव रासो नरपति नाल राउलवेल। वड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। वड़ रत्नाकर किसके हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर के हैं। और बचे दामोदर भट्ट। दामोदर भट्ट किसकी रचना है? दामोदर भट्ट उक्त व्यक्ति प्रकरण की है। तो अब आइए देखते हैं इसमें कौन पहले मिला है। पहले तो ज्योतिश्वर ठाकुर के जो रचना है वड़ रत्नाकर, ए का चौथा किसमें है? पहले में है। और फिर आते हैं दामोदर भट्ट का बी का दूसरा भी ए में है। नरपतिनाल तीसरा हो गए और रोडा कवि राउलवेल हो गए। तब हमारा जो आंसर होगा वो पहला सही है, ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के थे, 7वीं शताब्दी के थे, 10वीं शताब्दी के थे, या फिर 11वीं शताब्दी के थे? तो जो पुष्पदंत थे वह 10वीं शताब्दी के थे। कौन सा शताब्दी से? 10वीं शताब्दी के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की है, सरहप्पा की है, पुष्पदंत की है, या सबरप्पा की है? तो दोहा कोश जो रचना है वह सरहप्पा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर रचनाकारों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। कुवलय माला कथा, राउलवेल उक्त व्यक्ति प्रकरण, या वर्ण रत्नाकर? तो कुवलय माला का 778 हो जाएगा। कुवलय माला 778 ईस्वी। राउलवेल आपके आ जाएंगे 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के हैं। और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के हैं। तो हमारा जो कुवलय माला कथा आज 778 हो गए ईस्वी का है। और राउलवेल के कवि जो रोड हैं तो वो 10वीं शताब्दी के, उक्त व्यक्ति 12वीं, और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे सुमेलित आ गया है। स्वयंभू की रचना कौन सा है? स्वयंभू ने पौंचर्यू लिखा था। फिर पुष्पदंत का महापुराण है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। और सबरप्पा का चर्यापद है। सबरप्पा का चर्यापद है। माने पौंचर्यू किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा। महापुराण पुष्पदंत ने लिखा। और संदेश रासक किसका? अब्दुल रहमान का है। और सबरप्पा जो है वो कौन लिखे थे? चर्यापद। और ये जो राउलवेल बचता है ये रोडा कवि का है। तो हम आज में देखते हैं पहले का दूसरा, और बी का आ जाता है तीसरा, और अब्दुल रहमान का तीसरे का पहला, सी का पहला, और सबरप्पा का डी का पांचवा। तो हमारा आंसर बी वाला सही है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या जैन साहित्य से? तो हमारे सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। दोहा है, बरहवें हैं, कुंडलियाँ हैं या फिर सवैया है? तो अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वह दोहा है। क्या है? दोहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह है या फिर योगेंद्र जोइंदू हैं या फिर हेमचंद्र है या मेरुतुंग है? तो जो परमात्म प्रकाश की रचना किसने किया था? तो जोइंदू ने किया था। किसने किया था? जोइंदू ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कालक्रम लगाना है। कुमार रासो हैं, बिसल रासो हैं, चंदन बाला रास हैं या फिर क्या से पौमचरियू है? तो हम इसका जब अब हम आते हैं तो पहले तो देखते हैं खुमार रासो 9वीं शताब्दी के हैं। खुमार रासो कहाँ है? 9वीं शताब्दी के हैं। 9वीं शताब्दी के हैं। और बीसल देव रासो आपके आएंगे 1155 में, 1155 ईस्वी। और चंदन बाला रास आपका आ जाएगा 1200 में। चंदन बाला रास क्या हो जाएगा? 1200 में। और पौमचरियू आपकी 8वीं शताब्दी का है। 8वीं शताब्दी का है। तो पहले कौन आएंगे? 8वीं शताब्दी पौमचरियू आएंगे, फिर खुमार रासो 9वीं शताब्दी, फिर आएंगे बीसल देव रासो 1155 में, फिर आते हैं लास्ट में चंदन बाला रास। तो ये हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबरस के रचनाकार हैं। सबरस के रचनाकार हैं। मुल्ला वजही हैं, इंसाल्लाह खां हैं, कुली कुतुब शाह हैं या फिर सैयद हुसैन अली खां हैं? तो सबरस के लेखक कौन है? मुल्ला वजही हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में कवियों में से किस पर प्रभाव पड़ा था? स्वयंभू पे पड़ा था, घाघ भड्डरी पे, गोरखनाथ पे या फिर अदमाड़ पे? तो हठ योग का जो प्रभाव था वह गोरखनाथ पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? गोरखनाथ पे पड़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोले माला कथा के रचनाकार कौन है? रोडा कवि है, उद्यतोन सूरी है या फिर दामोदर शर्मा है या ज्योतिश्वर हैं? तो कोले माला उद्योतन सूरी के रचनाकार। कुलेमाला कथा के रचनाकार है ना उद्योतन सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदमाड़ की रचना है प्राकृत पैंगलम, संदेश रासक, चंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंता मणि? तो अदमाड़ की रचना है संदेश रासक, जैसे अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। जो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं वो बताइए कौन है? सरहप्पा हैं या फिर हेमचंद्र हैं, सबरप्पा हैं या स्वयंभू हैं? तो जो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं वह है हेमचंद्र। हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के हैं। 11वीं शताब्दी के। तो हेमचंद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सब 8वीं शताब्दी के हैं। सरहप्पा, सबरप्पा और स्वयंभू 8वीं शताब्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ठमेड़चर्यु, उदय कुमार चर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कथा? तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना है जो वो है ऋदय कुमार चर्यु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वड़ रत्नाकर है, राहुल वेल है या वसंत विलास है? तो हमारा जो हो जाएगा ये वड़ रत्नाकर है। गद्य की मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सा है? वड़ रत्नाकर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर यहाँ पे रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। दोहा को श्रावकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता। तो दोहा कोश का रचना वर्ष 8वीं शती है। श्रावकाचार आएंगे 933 ईस्वी में और संदेश राशक आपका आ जाएंगे 12वीं शताब्दी और कीर्तिलता हो जाएंगे 1323। तो हमारा दोहा कोश पहले होगा, फिर श्रावकाचार होगा, फिर संदेश राशक, फिर कीर्तिलता होगा। तो हमारा ए वाला ही आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे हमें मिलान करना है। कुमारपाल प्रतिरोध किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी की है। पहले का तीसरा, इसमें देखिएगा पहले का तीसरा किसमें है? ए में है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। प्रबंध करेंगे जैनाचार्य मेरुतुंग। फिर इसमें बी का दूसरा कुमारपाल चरित्र किसका है? तो कुमारपाल आपके आ जाएंगे हेमचंद्र का है। कुमारपाल किसका है? हेमचंद्र का हो जाएगा। पहले में आ जाएंगे। और हमीर रासो किसका है? सारंगधर का है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मिलान के लिए आया है। राठौड़ी ख्यात सारंगधर पद्धति, माने राठौड़ी ख्यात किसका है? तो दयालदास का है। ए का 5वां। वैराट पुराण किसका है? तो गोरखनाथ का है। वैराट पुराण किसका है? तो गोरखनाथ का 4था। और पुष्पदंत के क्या है? तो पुष्पदंत का उत्तर पुराण है। पुष्पदंत का क्या है? तो उत्तर पुराण है। और जिनदत्त सूरी का क्या हो जाएगा? तो उपदेश रसायन रास हो जाएगा। तो पहले का 5वां और बी का 4था और तीसरा, माने 5वां 4था तीसरा। देखिए 5वां 4था तीसरा और दूसरा, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था? ब्रज था, अग्नि था, चित्र था या ज्ञान था? तो शून्य का जो पूरक तत्व था वह ज्ञान था। हमारा क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन जाना जाता है? राहुलवेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, या फिर वर्ण रत्नाकर है, या कुवलयमाला है? तो हमारा व्याकरण ग्रंथ में उक्त व्यक्ति प्रकरण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फिर कालक्रम लगाना है। कुवलयमाला 9वीं शताब्दी के हैं। फिर राहुलवेल के कौन से हैं? 11वीं शताब्दी के हैं। और कीर्तिलता जो हमारा है वो 14वीं शताब्दी के हैं। और उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के हैं। अब देखिए मिलान करते हैं। 9वां कुवलयमाला होना चाहिए, फिर राहुलवेल होना चाहिए। राहुलवेल यहाँ पे कुवलयमाला हो गया, फिर राहुलवेल हो गया, फिर हमारा उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण आना चाहिए, फिर कीर्तिलता आना चाहिए। तो हमारा बी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने ऊपर वाले लाइन का सुन बताया है, माने अब इसको फिर से क्लियर करिए। कुवलयमाला का था 9वीं शताब्दी, ये 9वीं शताब्दी। और राहुलवेल 11वीं शताब्दी के हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के हैं। और कीर्तिलता 14वीं शताब्दी के हैं। तो ये हमारा बी वाला आंसर सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं, या विद्यापति हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने विद्यापति हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। 1532 में थे। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। और विद्यापति 1300
1350 ईस्वी के हैं। 1350। तो पहले तो विद्यापति ही आए ना, 1350 ईस्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव है, भरथरी है, कहप्पा है या चूड़कनाथ है? तो ये जो नाथपंथी में शामिल नहीं है वो कहप्पा है। कहप्पा सिद्धों के हैं। कहप्पा किसके हैं? सिद्धों के हैं, नाथपंथों के नहीं हैं। नहीं वाला हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो गोरखबानी के जो संपादक थे वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, या फिर पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में, या इनमें से कोई नहीं? यदि छपैयों का राजा जो है वो किस में कहा गया? तो अक्सर लोग सब सोचेंगे छपैयों का राजा इनकी रचना एक पृथ्वीराज रासो है उसी में कहा गया, लेकिन नहीं, ये गलत हुआ। और जो हमारा सही आंसर है वो शिव सिंह सरोज में कहा गया है कि चंद्रबरदाई छपैयों के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए? पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो यह किसने कहा था? तो मुनि जिन विजय ने कहा था, राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ये जो कथन कहा था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? इसको नहीं का ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है, सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहों में हुई, सही है। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है, तो यही ये पिंगल भाषा इनका नहीं है। ये पिंगल भाषा का प्रयोग पृथ्वीराज रासो साहित्य का है। तो इसमें जो नहीं है वो सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है, ये नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ हैं, जलंधरनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, या गोपीचंद्र हैं? तो कौल ज्ञान निर्णय के लेखक रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो है, ढोला मारूरा दुहा है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर जयमंक जस चंद्रिका है? तो ये हमारा भारतेश्वर बाहुबली रास जो जैन कवि शालिभद्र सूरी का है, इनके द्वारा रचित है। यह आदिकालीन रचना है, भारतेश्वर बाहुबली रास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सिद्ध सामंत राहुल संस्कृत्यायन ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, या जॉर्ज ग्रेसन ने कहा? तो सिद्ध सामंत किसने कहा था? तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य और नाथ साहित्य। तो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत रस है, हास्य रस, करुण रस, या वीर रस है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस का प्रयोग हुआ है, इसका प्रमुख रस वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, या स्वयंभू को कहा जाता है?
तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू का। आप देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पी बाई क्यू को आप जितना से जितना क्वेश्चन इसको आप रट डालेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा नाम दिया था? तो वीरगाथा काल किसने नाम दिया था? जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, राहुल संस्कृत्यायन ने दिया था, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था? तो वीरगाथा काल किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद किसके दरबारी कवि थे? और महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के, या महाराज पृथ्वीराज चौहान के? तो चंद महाराज पृथ्वीराज चौहान के थे, दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद की है, जगनीक की है, मुल्ला दाऊद की है, इनमें से कोई नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो चंद की रचना है। किसकी है? चंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राहुल संस्कृत्यायन ने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया है, सिद्धि हेतु स्त्री संसर्ग है, या सिद्धि हेतु स्त्री से विरक्त है? तो यह क्या है? महामुद्रा सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? परमाल रासों में मिलता है, पृथ्वीराज रासों में, या फिर खुमार रासों में, या फिर हमीर रासों में? तो इसके जो आल्हा उदल परमाल रासों में मिलता है। आंसर हो जाएगा परमाल रासों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ थे, या फिर मच्छंदर नाथ थे, गोरखनाथ थे, या चूड़कर नाथ थे? तो ये हमारे पास गोरखनाथ थे। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित पंक्तियों को किस कवि की है? खने खने खन नयन कोन अनुराई, खने खन बसन धूलि धन भर पाई? किसका है? विद्यापति का है, बल्लभाचार का है, विठलनाथ का है, निम्बारकाचार्य का है? तो ये खने खन विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति का पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कनकमार को, या धनपाल को? तो ये पुष्पदंत को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राहुल वेल है, या स्थूलीभद्र रास है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य जो है वो राहुल वेल है, इनके कवि रोडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध समाज। माने वीरगाथा किसने कहा? शुक्ल ने कहा था आदिकाल का नाम। और चारण काल ग्रियर्सन ने दिया था। संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल ग्रियर्सन, सॉरी, चारण काल ग्रियर्सन ने दिया था। और सिद्धि समान काल राहुल संस्कृत्यायन ने दी था। तो हमारा जो नहीं दिया है वो है गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद नाभादास, जगनीक, दलपति विजय। तो ये इसमें ये नाभादास जो है ये नहीं है आदिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, या भ्रमर गीत? तो विद्यापति की जो पदावली है वह आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधी? तो आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल है। आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, और रामचंद्र हैं, या सोमप्रभ सूरी हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो यहाँ पे स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक है, पद्धरी है, रास है, या इया है? तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध छंद है वो पद्धरसरी है। पद्धरी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, भविष्यत कथा में, या पौमचर्यु में? तो इसका आंसर हो जाएगा पौमचर्यु में। यह बात लिखी गई थी कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, या फिर अपभ्रंश काल? तो जो नाम दिया है वह चारण काल है, क्योंकि आदिकाल का नाम ग्रियर्सन ने क्या रखा था? चारण काल, जो 700 से 1400 ईस्वी कालखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कहप्पा, सारंगधर, कुकुरिप्पा? तो यहाँ पे देखिए, जब 84 सिद्धों में आते हैं तो लास्ट में पा का इनकी उपाधि मिली रहती है, पा की उपाधि मिली रहती है, लेकिन सारंगधर नहीं है। कौन नहीं है? सारंगधर नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आल्हाउदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? कौन से कवि? आल्हाउदल, भट्ट-केदार हैं, श्रीधर हैं, जगनिक हैं, या फिर चंद्रबरदाई हैं? तो जगनिक। परमाल रासों में आल्हाउदल का 2 वीर सरदारों का वर्णन है, तो परमाल रासों के लेखक कौन है? तो जगनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास किसकी रचना है? कि रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी है, नरपति नाल है, आशुग हैं, या दलपति विजय हैं? तो जो पंच पांडव चरित रास हैं वो शालिभद्र सूरी हैं। कौन है? शालिभद्र सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह की है, देव सिंह की है, धनपाल की है, या पुष्पदंत की है? तो भविष्यत कथा किसकी रचना है? धनपाल की, क्योंकि भविष्य देखना चाहते हो तो भविष्य देखने के लिए मुझे धन देना पड़ेगा, ये ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यह धनपाल की रचना है। नेक्स्ट, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि का ने किया था? स्वयंभू ने किया था, जग ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, या कुंभन दास ने किया था? तो पहलियाँ मुकरियाँ किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संवत 1050 से 1375 कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, या डॉक्टर नागिन ने किया था? तो ये जो किए थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वीर गाथा काल किसका नाम दिए थे? आदिकाल का वीर गाथा काल नाम दिए थे, जो कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृत्या ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये जो रखा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य है, निर्गुण उपासना है, या फिर उपयोग में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आंसर, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का उद्देश्य क्या था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या फिर कोई उद्देश्य नहीं था। तो जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ थी वह मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्य को निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं मिलता? वीर गाथा काल में रासो काव्य में किसका वर्णन नहीं मिलता है? आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन ये मिलता है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण ये मिलता है, और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन मिलता है, लेकिन कृष्ण लीला ये इनका नहीं मिलता। ये हमारे भक्ति काल के साइड चले जाएंगे, भक्ति काल का ये विशेषता है। तो जो नहीं मिलता है वह कृष्ण काल की, जिसका वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, या फिर डिंगल पिंगल में? तो रासो जो है वह डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीर गाथा के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, कमानी है, रामचरित मानस है। तो वीर गाथा के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी में है, मैथिली में है, अवधी में, या पिंगल में है? तो विद्यापति के पद किस भाषा में रची है? मैथिली में। किस में हो जाएगा? मैथिली में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पौंचर्यु, ऋठमेढ़चर्यु, स्वयंभू छंद, या महापुराण? तो पौंचर्यु स्वयंभू का है, ऋठमेढ़चर्यु स्वयंभू का है, स्वयंभू छंद भी स्वयंभू का है, लेकिन महापुराण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो महापुराण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है जो अपभ्रंश से प्रभावित है? भारतेश्वर बाहुबली रास है, चंदनबाला रास है, नेमिनाथ रास है, या बसंत विलास है? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जो 11वीं शताब्दी में रचित वो लोक भाषा काव्य कौन सा है? जय मयंक जस चंद्रिका है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, या फिर राहुल वेल है, या ढोला मारू रा दूहा है? तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य जो है वो ढोला मारू रा दूहा है। क्या है? ढोला मारू रा दूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ है, गोपीचंद्र है, चौरंगीनाथ है, चुड़करानंद है? तो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। आंसर सही हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने, या फिर सरहप्पा ने? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि है? सरहप्पा है, कप्पा है, गुंड्रिप्पा है, या सिरप्पा है? तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? तो सरहप्पा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ किसका क्या है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद है, या व्याकरण है? तो ये जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है वो व्याकरण है, व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं? हेमचंद्र है, स्वयंभू है, वंशीधर है, या फिर विद्यापति है? तो प्राकृतिक पैंगलम के लेखक जो हैं वह वंशीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है?
गोरखनाथ को। निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्रकृत काल के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो इनको पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया जाता है। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यापति के भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, क्या है? हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। जो अनूठी विद्यापति की से भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की है। किसकी है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है? खुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो आल्हा खंड का जो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है वह परमाल रासो है। क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दे रहा है और थोड़े से शब्दों में चेंजिंग आ रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महुवर भुज्छई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर और आर मन दुज्जन नाम मैल, किस की पंक्ति है? सरहपाद की है, कुशललाभ की है, उमापति की है या फिर विद्यापति की है? तो ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदीवी कहा है? किसने कहा है? राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है या फिर अमीर खुसरो ने कहा है या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा या क्षिति मोहन सेन ने कहा है? तो हिंदीवी जो कहा है वह अमीर खुसरो ने कहा है। आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें अपभ्रंश के प्रधान कवि हैं? स्वयंभू हैं या फिर धनपाल है, राम सिंह है या कुशल लाभ है? तो सर्वप्रधान कवि हो गए वह स्वयंभू हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? जिंदे उपदेश, अभी उन्हें टिक बताया था, जिंदे उपदेश। कवि विद्याधर हैं, सारंगधर हैं, धनपाल हैं या जिनदत्त सूरी हैं? तो जिंदे उपदेश रसायन के जिनदत्त सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन या जड़ भरत? तो इसमें जो नहीं सम्मिलित है नाथों में, नवनाथों में, तो वह है देवसेन। आंसर होगा देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी हैं, हेमचंद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, जिनदत्त सूरी हैं? तो जम्बू स्वामी के रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। कौन है? धर्मसूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीसल देव रासों का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है, वीर है, रौद्र है, शांत है? तो बीसल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार है क्योंकि ये गेय काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचर्यु में, नेमिनाथ चौपाई में, पौमचर्यु में या फिर संदेश रासक में? तो इस सबसे पहले बारहमासा का प्रयोग किस में मिलता है? तो नेमिनाथ चर्यु में, नेमिनाथ चौपाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, वरुचि की है, लक्ष्मीधर की है, श्रीधर की है? तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। किसकी है? देवसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं? गोरखनाथ है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, रामचंद्र शुक्ल है या राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक थाल मोती से भरा
सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, खुसरो की है, कबीर की है या जैसी की है? तो यह खुसरो की है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसको आकाश कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आकाश। लेकिन लेखक कौन है? खुसरो हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो जो नहीं है तो इसमें शास्त्रीयता होती है, यह नहीं होता है। लोक साहित्य की विशेषता में यह नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयंभू कृत एवं चरयू की कथा किससे संबंधित है? कृष्ण कथा से, बौद्ध कथा से, राम कथा से या फिर शक्ति कथा से? तो इनके जो स्वयंभू कृत में पौम चरयू की कथा में राम कथा का वर्णन है। किसका है? राम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ढोला मारू रा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ये महाराष्ट्र का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का या गुजरात का? तो ये हमारा ढोला मारू रा दुहा यह किसका है? राजस्थान का है। सी नंबर सही है। यहाँ पे देखिए बी और सी आगे पीछे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर, सूरदास पर, मीराबाई पर या छित स्वामी पर? तो जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव में विद्यापति पे मिलता है। किस पे? विद्यापति पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल पिंगल, कवि सवैया या दोहा चौपाई में? तो यहाँ पे डिंगल का प्रयोग किया गया। कौन सी शैली का? डिंगल शैली का प्रयोग किया गया वीर रस की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राधाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में या तुलसीदास की रचना में? तो यह राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रबरदाई के रचना है। विशल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, रणमल छंद है? तो चंद्रबरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 साहित्य का रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। कौन से सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 साहित्यिक रचनाएं किसमें? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जव करे, परम महासुख एक कड़े दुरै अवशेष हरे। उपयुक्त दोहे महासुख का संबंध किससे है? तो महासुख का संबंध हमारा किससे? महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजैनियों के भाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है या महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है? तो इसका जो है महासुख तस्तम रूप है। महासुख का महासुह का तस्तम रूप है, ये सही है। फिर आते हैं बी। महासुख ब्रजाइनियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। फिर आते हैं प्रज्ञा और योग से ही महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। महासुख निर्वाह प्राप्ति में बाधक है, ये गलत है। तो महासुख का संबंध किससे है? ए, बी और सी से। तो अब आंसर देखेंगे ए, बी, सी कहाँ है? तो हमारे सी नंबर में है। ए, बी, सी, हमारा सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। नगर बाहिरे डोंभी तोहरी गुड़िया छाई, ये किसका है? कहप्पा का है। किसका है?
कहप्पा का है। काका तरुवर पंच बिड़ाल, ये लुइप्पा का है, लुइप्पा का है। कड़ुआ बोल न बोलस नारी, तो ये क्या है, नरपति नाल का है। कड़ुआ बोल बोलस नारी। मोर जमुना नवेल भयो गुलाल, ये खुसरो का है। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला। और कड़ुआ बोल न बोले नरपति नाल का है, चौथा हो जाएगा। मोरा जमुना ये खुसरो का हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ए वाला सही है। कौन सा है, ए वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वीराज रासो के किस काल और रचना काल की रचना है। आधुनिक काल, माने यहाँ पे मिलान करना है काल और रचना काल का। तो ये जो आदिकाल की रचना है चंद्रबरदाई, यहाँ पे दिया है आदिकाल की रचना ए चंद्रबरदाई का भी है और जगनिक का भी है। तो ए और बी, पृथ्वीराज किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पे बी वाला सही है, बी और ए, बी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम क्या है। प्राकृत पेंगलम है, पौंचर्यू है, दोहा कुश है या संदेश राशक है। तो जो सरप्पा की रचना का नाम है वह दोहा कुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर भूषण। तो मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, विद्यापति जाने जाते हैं। हमारा आंसर ए सही है। अब आते हैं, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 8 है, 20 है, 84 है, 40 है। तो सिद्धों की संख्या 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली और गीत गोविंद। तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली ये विद्यापति की रचना है, और जो नहीं है वह गीत गोविंद है। तो हमारा आंसर जो सही होगा गीत गोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा क्या है। साहित्यिक अपभ्रंश है, प्राकृत है, लोक भाषा है या फिर अवहट्ठ है। तो कीर्ति भाषा की है अवहट्ठ है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, अवहट्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच का एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है, कहा गया है। जयदेव को, विद्यापति को, जयसी को या जगनेक को। तो आदिकाल और भक्तिकाल के बीच में किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। स्वर्णिम कड़ी हैं जो विद्यापति हैं। आज आदिकाल का पूरा PYQ कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा भक्तिकाल। जल्द से जल्द हमें भक्ति का भी कंप्लीट करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।